वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो कोर्स पढ़ रहे हैं, इसके क्लास नोट श्री एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल हो चुके हैं। तो श्री एजुकेशन ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और क्लास नोट्स ले लीजिए। बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। वीडियो लेक्चर सब देखते रहिए, क्लास नोट से आप रिवीजन करते रहिए। आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास सबसे फेवरेट हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। या SHRI स्पेस डालकर एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, तब भी ऐप आ जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा चाहे आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण इतिहास मिल जाएगा। ये भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सल्तनत हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये कोर्स हमारा चल रहा है। लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। बहुत सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको पूरा, क्योंकि इतना सिंपल तरीके से मध्यकालीन भारत इतिहास आपने पढ़ा ही नहीं होगा। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, एक एक चीज़ बिल्कुल सिंपल ढंग से मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। अभी तक मैं आपको बता दूं, गुलाम वंशी चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी मिस मत कीजिएगा, लेक्चर सब कंटिन्यू पढ़िएगा। ये देख लीजिए आपका सिलेबस, हमें ये सब कवर करना है। अभी दिल्ली सल्तनत पर ही हम अटके हुए हैं, लेकिन जल्दी ही इसे समाप्त करेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है, कुल 320 वर्षों तक इन्होंने रूल किया है हमारे ऊपर। 1206 से 1526 ईस्वी तक इनका पूरा साम्राज्य चलता है। इसके अंदर टोटल 5 वंश आए थे, और 5 वंशों में पहला वंश जो गुलाम वंश है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। गुलाम वंश में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। कुतुबुद्दीन ऐबक जो संस्थापक था वो आपने पढ़ लिया। उसके बाद उसका बेटा आराम शाह आया था। उसके बाद इल्तुतमिश आया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पहले गुलाम हुआ करता था, फिर वो दामाद बन गया था। इल्तुतमिश का बेटा फिरोज शाह आया। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना उसके बाद आई। इल्तुतमिश का बेटा बहराम शाह आया फिर शासन करने के लिए। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, ये इल्तुतमिश का पोता था, अर्थात रुकनुद्दीन फिरोज शाह का ये पुत्र था। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नसरुद्दीन महमूद आया। नसरुद्दीन महमूद के बारे में इतिहासकार कंफर्म नहीं है। कोई कहता है कि इल्तुतमिश की रखैल का बेटा था ये, अर्थात इल्तुतमिश का ये बेटा था। इल्तुतमिश के बड़े बेटे का नाम नसरुद्दीन महमूद था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी दौरान इस बच्चे का जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम भी नसरुद्दीन महमूद रख दिया। कई इतिहासकार ये मानते हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पोता था, लेकिन ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता। ये अगर इतिहासकारों में एक मत नहीं है तो हम क्या करें, वो खोज हो जाएगी। जब कंफर्म हो जाएगा कि ये कौन है तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आने वाला है गयासुद्दीन बलबन। पूरे गुलाम वंश का सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली जो राजा था या सुल्तान था, वो गयासुद्दीन बलबन ही था। ये इतना डेंजर था, इतना डेंजरस था कि मैं क्या बताऊं आपको दोस्तों, कि जितने भी शासक हैं ना, सब शासकों के बारे में आपने पढ़ते समय ये देखा होगा कि उन सुल्तानों के ऊपर जो तुर्क अमीर थे वो हावी रहा करते थे। लेकिन गयासुद्दीन बलबन जो ही आया, इसने सुल्तान की परिभाषा ही बदल दी। इसने सुल्तान को एक सर्वोच्च पद दे दिया, अर्थात इसने राजत्व का सिद्धांत दिया। आगे मैं बताऊंगा थ्योरी ऑफ किंगशिप कि क्या क्या इसने नियम कानून बना दिए जिससे सुल्तान एकदम सर्वोच्च हो गया। तो वो मैं सब आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्रारंभिक इतिहास देख लेते हैं गयासुद्दीन बलबन का। गयासुद्दीन बलबन का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लगभग 1206 से लेकर 1210 के आसपास इसका जन्म हुआ है। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाए हैं इतिहासकार, लेकिन जो इसने रूल किया था भारत पर, या दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान रहा था, 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा था। इसका बचपन का नाम जो था बहाउद्दीन था। इसके बचपन के बारे में बताऊं, बचपन में ही इसे मंगोल उठाकर ले गए थे। मंगोलों ने एक बार इसके क्षेत्र में आक्रमण किया था। कई बच्चों को उठाकर ले जाते थे वो, इसमें से एक ये भी था, गयासुद्दीन बलबन भी था। मंगोल उठाकर ले गए थे और गजनी जब लेकर गए इसको, वहाँ पर बेच दिया। मंगोलों ने इसको बेच दिया। और इसको खरीदा किसने? बसरा के एक ख्वाजा थे, ख्वाजा जमालुद्दीन। ख्वाजा जमालुद्दीन ने गयासुद्दीन बलबन को खरीदा। तो ख्वाजा जमालुद्दीन ने बलबन को खरीद तो लिया, उसके बाद इसको अच्छी शिक्षा दी,
अच्छा हुनर इसको सिखाया। उसके बाद ले जाकर दिल्ली में बेच दिया। दिल्ली में ख़रीदा किसने? इल्तुतमिश ने ख़रीदा था। और इल्तुतमिश उस समय सुल्तान हुआ करता था। आपको मालूम है इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक सुल्तान रहा था। जब ये जो ग्वालियर अभियान करके सफलतापूर्वक अभियान करके वापस आया था तो उस समय इसने ख़रीदा था। इल्तुतमिश ने उस समय गियासुद्दीन बलबन को ख़रीदा था। तो ये पूछा जा सकता है कि किस अभियान के बाद इल्तुतमिश ने गियासुद्दीन बलबन को ख़रीदा था। कई गुलामों को ख़रीदा था, उसमें से गियासुद्दीन बलबन भी था। तो इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के बाद जब वो दिल्ली लौटा था, जस्ट दिल्ली लौटा ही था, तो उसने गियासुद्दीन बलबन को ख़रीदा था। तो गियासुद्दीन बलबन इतना होनहार था, इसके हुनर को पहचानते हुए इसे अलग अलग पद दिए। तो शुरुआत में इल्तुतमिश ने इसे वाटर कैरियर का पद दिया था, मतलब जो पानी पिलाने वाला जो नौकर टाइप का होता है वो पद दिया। उसके बाद खासदार पद दे दिया। खासदार पद मतलब ये था इल्तुतमिश के जो पर्सनल बॉडीगार्ड हुआ करते थे उस पोस्ट पर इसको बैठा दिया। और इल्तुतमिश के ही टाइम पर इसने इतना विकास किया कि ये तुर्क चालीसा का जो दल हुआ करता था, 40 तुर्क सरदारों का जो दल हुआ करता था, सुल्तान इल्तुतमिश ने ही इसको ईजाद किया था, उसका इसको सदस्य बना दिया। हालांकि जो 40 के 40 सदस्य थे उनमें से सबसे आखिरी में इसका नंबर था। जो 40 पोस्ट हुआ करती थी ना, तो सबसे नीचे वाली रैंक इसको मिली थी। तो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड तक ये चहलगानी कहा जाए या चालीसा कहा जाए, उस दल का ये मेंबर हो गया था। इल्तुतमिश ने इस चालीसा का निर्माण किया था। अपने शासन को अच्छे से चलाने के लिए तुर्क चालीसा का निर्माण किया था, लेकिन ये आगे चलकर बहुत ही डेंजरस साबित होते हैं। ये तुर्क चालीसा किंग मेकर का काम करते हैं। ये जो चालीसा दल था ना, इसने इल्तुतमिश की पुत्री को ये ले डूबे थे, रजिया सुल्ताना को ये ले डूबे थे। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। जब रजिया सुल्ताना का टाइम पीरियड आया तो बलबन को अमीर शिकार का पद मिल गया। अमीर शिकार का पद वो होता था जब सुल्तान शिकार करने जाते थे ना, तो उस शिकार करने में जो भी व्यवस्था करनी होती थी वो अधिकारी जो व्यवस्था करता था वही था बलबन। बलबन ये बन गया था। तो धीरे धीरे आप समय बीतता जा रहा है। इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह थोड़े टाइम के लिए आया, रजिया सुल्ताना आई, बहराम शाह आया, ऐसे ऐसे टाइम पीरियड चलता जा रहा है। तो जो बलबन है आपका ना, बलबन भी है, बलबन भी पैरेलल में काम कर रहा है। तो लेकिन वो अपने पद को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। लेकिन आगे चलकर वो जब लगभग 60 वर्ष की आयु का होगा तो सुल्तान बन जाएगा। तो अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रारंभिक इतिहास इसका। तो रजिया के समय पे ये अमीर शिकार के पद पर आ गया था। रजिया सुल्ताना का जब टाइम पीरियड समाप्त होता है 1240 ईस्वी में और बहराम शाह आ जाता है। ये रजिया सुल्ताना का भाई था। बहराम शाह के टाइम पर इसे आमीर आखूर का पद मिल जाता है। अमीर आखूर का पद आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, अश्वशाला का अधिकारी या अश्वशाला का प्रधान, जो पहले याकूत हुआ करता था रजिया सुल्ताना के टाइम पर। याद है आपको ना, याकूत जो प्रेमी कहा जाता है रजिया सुल्ताना का, जिस पद पर था उसी पद पर बहराम शाह ने बैठा दिया था बलबन को। तो बलबन बहराम शाह के टाइम पीरियड पर अमीर आखूर के पद पर था। उसके बाद मसूद शाह आया, अलाउद्दीन मसूद शाह आया। मसूद शाह के टाइम पीरियड पर अमीर हाजिब के पद पर आ गया। मतलब सुल्तान से मिलने के लिए जो भी व्यक्ति आता था तो एक अधिकारी हुआ करता था, उसकी पूरी जो है जांच करता था। तो उस पद पर ये आ गया था कौन? गियासुद्दीन बलबन। धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता ही जा रहा है। और नसरुद्दीन के जब टाइम पीरियड पर आया, नसरुद्दीन के टाइम पीरियड पर पूरी की पूरी सत्ता आप कह सकते हैं बलबन के ही हाथों में थी। नसरुद्दीन महमूद एक कठपुतली ही था। भले ही उसने 20 वर्षों तक शासन किया, लगभग मैं आपको बताऊं 1246 के आसपास से शुरू किया, 1266 तक तो चला। 20 वर्षों तक उसने रूल किया, लेकिन उसका पूरा जो साम्राज्य था वो बलबन ही संभाल रहा था। तो बलबन उस समय नायब मुमलिकात के पद पर था। तो आपको ये मालूम है जो नायब का पद हुआ करता था ये बनाया किसके टाइम पीरियड पर था? ये बनाया था बहराम शाह के टाइम पीरियड पर। तो जो सुल्तान हुआ करता था, सुल्तान के बाद सबसे बड़ा जो पद हुआ करता था वो नायब का ही पद हुआ करता था।
ठीक है, तो नसरुद्दीन नायब के पद पर आ गया। उसके बाद इतिहासकार बताते हैं कि गयासुद्दीन बलबन ने ही नसरुद्दीन महमूद को जहर देकर मार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया था। नसरुद्दीन महमूद इसी का दामाद है, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया था। आपको मालूम है ये सब, पहले की सभी बातें आप याद कर लीजिए। और ये भी मैं आपको बता दूं लगे हाथ कि नसरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि दी थी बलबन को। सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब आती है बारी गयासुद्दीन बलबन के सुल्तान बनने की। सुल्तान ये कब बनता है? सुल्तान बनता है बच्चों ये 1266 ईस्वी में। 1266 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ये मैप देख लीजिए, ये जो डार्क रेड कलर में है ना, यही है बलबन का साम्राज्य। ये मैप देख लीजिए, बलबन का साम्राज्य है, ठीक है, बलबन का साम्राज्य ये है। और ये बाकी आगे खिलजी उलजी का टाइम पीरियड आएगा, तुगलक टाइम पीरियड आएगा, तब ये बढ़ेगा, लेकिन अभी तक सीमित ही है। लेकिन फिर भी गुलाम वंश का सबसे मजबूत, सबसे बहादुर या सबसे ताकतवर शासक आप कहाँ है पूछेंगे तो गयासुद्दीन बलबन का ही हम नाम बताएंगे। गयासुद्दीन बलबन ने अपने विद्रोहियों का दमन करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। एक बहुत ही दमनकारी नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला बलबन ही था, ठीक है। बलबन ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी। इसके अलावा बलबन ने सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए, सुल्तान की वैल्यू को बढ़ाने के लिए राजत्व का सिद्धांत दिया और चालीसा दल को समाप्त कर दिया। राजत्व का सिद्धांत दिया, चालीसा दल को समाप्त कर दिया। चालीसा दल वही है जो इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी, जो 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप हुआ करता था जो सुल्तान की सहायता करता था। लेकिन गयासुद्दीन बलबन जो है इल्तुतमिश के ही टाइम पर सब देखता आ रहा था। वो देख रहा था कि जो ये चालीसा दल है या चहलगानी जो है, ये किंग मेकर का काम कर रहे हैं। ये अगर चाहते किसी किंग को ज़मीन पर बैठा सकते थे, ये अगर चाहते किसी को ज़मीन से उठाकर सुल्तान बना सकते थे। इतनी पावर इनके पास आ गई थी, तो इनका सत्ता में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था। ये देखता आ रहा था गयासुद्दीन बलबन, क्योंकि आप किसी सिस्टम में हैं तो आपको उस सिस्टम की कमजोरियां, उसकी अच्छाइयां, उसकी बुराइयां सब मालूम होगी ना। तो वो पूरा एक्सपीरियंस हो चुका था गयासुद्दीन बलबन को। तो उसने आते ही तुरंत चालीसा जो दल था इसको समाप्त कर दिया। जो 40 लोग थे इनको मरवा दिया इसने, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से मरवा दिया। और उसके बाद राजत्व का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ किंगशिप। ये क्या है? ये लोगों में कन्फ्यूज़न होता है। मैं आपको बता दूं ये कुछ नहीं है। उसने जो है एक नियम बनाया था। उसने एक राजा के लिए कुछ नियम बना दिए थे लोगों को बताने के लिए, ताकि राजा की जो वैल्यू है, सुल्तान की वैल्यू है, लोगों की नज़र में बढ़ जाए, लोगों में डर पैदा हो जाए। क्या कहा था उसने? बलबन के इस राजत्व सिद्धांत में ये था कि इसने कहा कि जो राजा होना चाहिए वो किसी राजवंश से संबंधित होना चाहिए। ऐसी ऐरू गैरू कोई नत्थु खैरू राजा नहीं हो जाना चाहिए, वो किसी राजवंश से संबंधित होना चाहिए। तो इसने अपने आप को एक बहुत बड़े राजवंश का हिस्सा बताया, वो अफरासियाब वंश से संबंधित अपने आप को बताया। ये हमें जानकारी कहाँ मिली है? फिरदौसी के द्वारा मिली है। फिरदौसी की एक पुस्तक है शाहनामा, उसी से हमें मालूम पड़ा है कि बलबन ने अपने आप को अफराशियाब के वंश का बताया है, ठीक है। हालांकि ये जो है इलबारी तुर्क जनजाति से संबंधित था ही, लेकिन बलबन ने अपने आप को किस वंश से बताया है? अफराशियाब वंश से बताया है। ये फिरदौसी के द्वारा रचित शाहनामा से हमें मालूम पड़ी है। इसके अनुसार जो उच्च कुल के व्यक्ति हैं वही तुर्क अमीर बन सकते हैं और वही सुल्तान बन सकते हैं। जो निम्न कुल के व्यक्ति हैं उन्हें किसी भी पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, ये बलबन का कहना था। तो बलबन जो है ना निम्न कुल वाले लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। एक इतिहासकार है बर्नी, उन्होंने ये लिखा है अपनी पुस्तक में कि बलबन कहता है जब भी मैं किसी नीच कुल या निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में आग उतर आता है, अंगारे उतर आते हैं। मुझे इतना गुस्सा आ जाता है कि मेरा हाथ डायरेक्ट तलवार पर चला जाता है, मेरा मन करता है कि उसका गला मैं काट दूँ। ये बर्नी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, ठीक है। बर्नी ने क्या लिखा है कि जो बलबन सोचता था, जो कहता था, वही चीज़ें उसने लिखी है कि निम्न कुल के खिलाफ उसकी कितनी नफ़रत थी, निम्न जाति के लोगों से उसकी कितनी नफ़रत थी।
और दूसरे नंबर पर इस सिद्धांत के अनुसार सुल्तान ने ये कहा है कि जो सुल्तान है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। अर्थात अपनी भाषा में इसने कहा जो सुल्तान है ना, नियाबत खुदाई है, मतलब ईश्वर का भगवान का, अल्लाह का भेजा हुआ एक प्रतिनिधि है। और अपने आप को इसने जिल्ले इलाही बताया है, अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर की छाया बताया है। अतः सुल्तान का जो स्थान है ना, केवल पैगंबर के ही बाद है, पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान आता है। और सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति अल्लाह से प्राप्त होती है। अतः साधारण जनता और सरदारों को सुल्तान के कार्यों की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये देख लीजिए, ये सब बातें जो है एक नियम बनाकर उसने एक थ्योरी बनाई थी, लोगों को पहुंचाया था, ये सब बातें लोगों को बताई थी, ताकि लोग क्या करें, इसकी बातों को मानें और जो सुल्तान के पद की गरिमा है उसको बनाए रखें और सुल्तान को सबसे सर्वोच्च मानें। आप समझ पा रहे हैं। इसके अलावा इस सिद्धांत के अनुसार सुल्तान का जो हृदय होता है वो ईश्वर कृपा का विशेष भंडार है। ये सब बातें बलबन ने कही हैं। इसके अलावा इस राजत्व के अनुसार सुल्तान का निरंकुश होना बहुत आवश्यक है, अर्थात सुल्तान के ऊपर कोई भी रोक ना हो, अर्थात सुल्तान का जो मन कहे वो कर सके, उस पर कोई भी अंकुश ना लगाया जा सके। यहाँ तक कि उसने अपने पुत्र को, बुगरा खां को, एक बात कही थी। वो बात हूबहू यही है कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक होता है। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि सुल्तान ने, अर्थात बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कौन से शब्द कहे थे। ये कहे थे कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक होता है। ठीक है। लेकिन बलबन का ये भी कहना था कि ईश्वर एक व्यक्ति को सुल्तान का पद इसलिए प्रदान करता है ताकि जो अपनी प्रजा है उसका वो कल्याण कर सके, उसको खुश रख सके। तो ये भी मानना था बलबन का। इसके अलावा पांचवी और आखिरी बात है, बलबन का ये मानना था कि जिस दरबार में सुल्तान बैठे वो पूरा दिखावटी हो, पूरा बहुत अच्छे से सजा हो, ताकि सुल्तान की जो प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, वो बढ़ सके। तो इसने अपने आप को बहुत ऊंचा दर्जा देने के लिए ये सब नियम बनाए थे। इस नियम को राजत्व का सिद्धांत कहा जाता है, थ्योरी ऑफ किंगशिप कहा जाता है। मतलब बलबन का ही ये एक नियम कानून आप कह सकते हैं, जिससे अपने आप को वो बहुत महान घोषित करना चाहता था। वो अपने आप को बहुत ऊंचे पद, उसका जो सुल्तान का पद था बहुत ऊंचा वो बनाना चाह रहा था। इस उद्देश्य से उसने ये कहा था। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं चहलगानी और या जो आपका चालीसा का जो ग्रुप था वो भी हटा दिया। इसके अलावा इसने फारसी त्यौहार नौरोज जिसे कहा जाता था उसको भी भारत में प्रारंभ किया। जो नौरोज का त्यौहार है, जो फारसी एक त्यौहार है, इसको प्रारंभ भारत में किसने किया? गयासुद्दीन बलबन ने किया। जो फारसी नववर्ष के दौरान ये त्यौहार मनाया जाता है, इसकी शुरुआत भारत में भी की गई गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। और फारसी परंपरा के तहत जो सिजदा और पेबोस प्रथा थी वो भी इसने लागू की अपने दरबार में। अर्थात सिजदा का मतलब ये है कि जो भी सुल्तान से मिलने आए अपने घुटनों के बल बैठे और सिर झुकाकर अभिवादन करें। और पेबोस का मतलब ये है कि पेट के बद वो लेट जाए और सुल्तान के पाँव को चूमे। तो ये इसने क्यों किया? सोचिए क्यों किया? ताकि सुल्तान से सब नीचे ही रहें, सुल्तान एक सर्वोच्च पद पर बना रहे और सुल्तान की जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा वो एकदम सर्वोच्च रहे। इस कारण से ये सब प्रथाएं उसने चालू की कि कोई अपने आप को बहुत बड़ा ना समझ पाए, सबकी अकड़ उतर जाए। इस उद्देश्य से इसने सारी प्रथाएं शुरू की। इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन को जो सक्सेस मिली है इतनी ज़्यादा, उसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है इसने गुप्तचर विभाग प्रारंभ किया। और गुप्तचर विभाग को बरीदे मुमलिकात कहा जाता था। जो गुप्तचर हुआ करते थे उन्हें बरीद कहा जाता था और विभाग को, गुप्तचर विभाग को बरीदे मुमलिकात कहा जाता था, लेकिन गुप्तचर को बरीद कहा जाता था। और ये प्रणाली शुरू करने का जो श्रेय जाता है गयासुद्दीन बलबन को जाता है कि अपने साम्राज्य में क्या हो रहा है, किस प्रकार का विद्रोह हो रहा है, ये गुप्तचर से मालूम पड़ सकता है ना। तो जो भी कमियां होंगी ये उसको सुधार लेता था। इसके अलावा यूपी के अंदर एक मस्जिद है, गुण मुक्तेश्वर की मस्जिद जिसे कहा जाता है, उसकी दीवारों पर इसने
अपने आप को खलीफा का सहायक लिखवाया है। खलीफा का सहायक लिखवाया है किस मस्जिद में? गुण मुक्तेश्वर की मस्जिद में, यूपी के अंदर है ये। इसके अलावा अपने दरबार में इसने पूरी तरीके से व्यवस्था स्ट्रिक्ट कर दी थी, मतलब कोई शराब, नाच गाना, हंसी मजाक नहीं कर सकता था इसके दरबार में। पूरी तरीके से इसने अनुशासन ला दिया था अपने दरबार में। और इसके अलावा सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का भी इसने गठन किया था, और जो शहीद हो जाते थे सैनिक, उनकी विधवाओं को, उनके बच्चों को एक तरीके से पेंशन, जो सहायता देने का काम ये करता था। इसके अलावा जो ये सैन्य विभाग था, और इस सैन्य विभाग का जो पहला प्रमुख या पहला मंत्री कहा जाए वो कौन था? इमादुल मुल्क था। और इमादुल मुल्क अभी आप आगे चलकर अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे, तो अमीर खुसरो के नाना थे इमादुल मुल्क। अमीर खुसरो बहुत बड़ी शख्सियत है, अभी दिल्ली सल्तनत में ही आप पढ़ लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। बहुत बड़े कवि, संगीतकार, ये बहुत कुछ थे। अभी मैं आगे अब चलकर आपको बताऊंगा इनके बारे में भी आगे वाले वीडियोस में। इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन के सामने मेवों का बहुत बड़ा चैलेंज था। मेवो जो ये हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के क्षेत्र में फैले हुए थे, इन क्षेत्र को मेवाती क्षेत्र कहा जाता था। जहाँ जहाँ मेवे फैले हुए थे ना, वह उस क्षेत्र को मेवात कहा जाता था। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता? मेवात कहा जाता था। यहाँ पे कुछ ऐसी लोग रहते थे, कुछ मुस्लिम वर्ग के ऐसे लोग रहते थे जिन्हें मेवो या मेवाती कहा जाता था। इनका आतंक बहुत फैल गया था। ये क्या करते थे? दिल्ली के लोगों के लूटते थे, उनकी बहू बेटियों को इज्जत लूट लेते थे, मार देते थे। इनका आतंक फैल चुका था। तो इनके आतंक को समाप्त करने वाला गयासुद्दीन बलबन ही था। किनके? मेवो के। ठीक है, मेवो कहा जाए या मेवाती कहा जाए, जिस क्षेत्र में ये रहते थे उस क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा जाता था। मेवात ये क्षेत्र कौन कौन सा था? आज हरियाणा का कुछ क्षेत्र है, दिल्ली वाला क्षेत्र, और राजस्थान का कुछ क्षेत्र जो अलवर के पास का है, उस क्षेत्र में ये बसे हुए थे। उस क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा जाता था, और वहाँ पे जो बसे हुए थे इन लोगों को मेवो या मेवाती कहा जाता था। ये अलग प्रकार की एक जनजाति थी जो मुस्लिम वर्ग से ही संबंधित थी, मुस्लिम धर्म को मानती थी, इस्लाम धर्म को मानती थी। इनका काम ही था लूटपाट करना। तो इनको समाप्त करने वाला गयासुद्दीन बलबन ही था। इसके अलावा सबसे बड़ी सफलता इसकी बंगाल में थी। तो शुरुआत में मैं आपको बताऊं, बंगाल इसके अधीन था। तो उस समय इसने एक गवर्नर को वहाँ पर नियुक्त किया था, तुगरल खान। तुगरल खान को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। लेकिन 1275 की बात है, तुगरल खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और विद्रोह कर दिया इसके खिलाफ, बलबन के खिलाफ। तो होना क्या था? बलबन ने इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए, अर्थात तुगरल खां को मारने के लिए, पहले अपने अवध के गवर्नर को भेजा, लेकिन वो असफल रहा। और दूसरी बार अपने बेटे बुगरा खां को भेजा, लेकिन वो भी असफल रहा। और तीसरी बार ये खुद गया और अपने पुत्र बुगरा खां को भी साथ में ले गया, और वहाँ पर गया, तुगरल खां की हत्या कर दी और बंगाल अपने क्षेत्र में मिला लिया, और बंगाल का एक गवर्नर नियुक्त कर दिया अपने बेटे को ही। बुगरा खां को, अपने बेटे को ही वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया, और ये दिल्ली आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसने बंगाल विद्रोह जो हुआ था उसको भी समाप्त कर दिया। और 1285 ईस्वी में बलबन का जो बड़ा बेटा था, जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद, वो मारा जाता है। मंगोलों ने भारत के उत्तर पश्चिम वाले इलाके में आक्रमण कर दिया था। तो उस आक्रमण को रोकने के लिए, उस आक्रमण में लड़ाई कर रहा था शहजादा मोहम्मद, जो बलबन का बड़ा बेटा था, वो मारा जाता है। तो ये जब खबर सुनता है बलबन, वो सदमे में आ जाता है। लगभग 1-1.5 साल के बाद बलबन जो है मर जाता है। लोग बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि अपने पुत्र वियोग में ही इसकी मृत्यु हुई। बलबन का बेटा जब मरा तो इसने अपने बेटे को शहीद आजम की उपाधि दी थी। और 1287 ईस्वी में पुत्र वियोग के कारण खुद ये मर जाता है। और ऐसा लोग बताते हैं, जो इतिहासकार हैं, ऐसा बताते हैं कि जब बलबन की मृत्यु हो गई थी ना, तो इसके दरबार में 40 दिनों तक लोगों ने शोक मनाया था। और इसका जो मकबरा है वो दिल्ली में है। इसके बेटे और इसका मकबरा दोनों का एक साथ दिल्ली में है। ये देख लीजिए, इसका मकबरा यहाँ पे है। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो गई है। और गयासुद्दीन का बड़ा बेटा वो भी मारा जा चुका है।
बड़े बेटे को ही अपना उत्तराधिकारी ये बनाना चाहता था, लेकिन मरने से पहले ही इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। गयासुद्दीन बलबन ने कहा था, पहले तो पूछा बुगरा खां को, जो बंगाल का गवर्नर था, उससे पूछा कि आप मेरा उत्तराधिकारी बन जाइए, जब मेरी मृत्यु होगी तो आप सुल्तान बन जाइए, लेकिन उसने मना कर दिया था। तो उसके बाद जो इसका बड़ा बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया था ना, उसका एक बेटा था कै खुसरो, तो कै खुसरो को इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बलबन ने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद आप लोग कै खुसरो को ही सुल्तान बनाइएगा। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली के जो तुर्क अमीर थे, अमीर वर्ग थे, उन्होंने कै खुसरो को नहीं बनाया। कै खुसरो को नहीं बनाया, किसको बना दिया? उन्होंने कैकुबाद को बना दिया। और कैकुबाद कौन था? ये बुगरा खां का पुत्र था। जो बुगरा खां बंगाल का गवर्नर है इस समय, उसके बेटे कैकुबाद को अगला सुल्तान बना दिया। ज्यों ही बलबन की मृत्यु होती है और जो बंगाल का गवर्नर है, इस बलबन का बेटा बुगरा खां, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। और उसके बाद बलबन की मृत्यु के बाद लगभग 40 सालों तक बंगाल जो है वो स्वतंत्र ही रहेगा। तो कैकुबाद अगला सुल्तान बनेगा, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। कैकुबाद के बाद इसका बेटा क्यूमर्स कुछ टाइम के लिए बनेगा, उसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके क्लास नोट्स ले लीजिए श्री एजुकेशन से, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।